तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे अवध राज्य का इतिहास। अवध का क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। तो कहां से कहां तक फैला हुआ था? कन्नौज से लेकर कर्मनासा नदी के बीच में फैला हुआ था। अवध की पहली राजधानी फैजाबाद में थी और अवध को बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे बात करते हैं फैजाबाद की। देखिए, फैजाबाद एक उत्तर प्रदेश का जिला था, हालांकि इसका नाम बदल के सरकार ने अब अयोध्या कर दिया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विशेष तौर पे। तो पहली राजधानी जो अवध की थी वो फैजाबाद में थी। इसके बाद कहाँ बनाई थी? इसके बाद लखनऊ में राजधानी बनी थी और इसे ही बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। आइए हम इसको सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का मैप तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो उत्तर प्रदेश के बीच में आपको ये रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है ये, तो इसी एरिया में अवध राज्य फैला हुआ था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विशेष तौर पे, और इसी के बारे में इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं सादत खां के इतिहास पर। 1722 में मुगल शासक मोहम्मद शाह ने सादत खां को अवध का सूबेदार बनाया था और 1723 में सादत खां ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया था, क्योंकि जमींदारों का जुल्म किसानों पर बढ़ता जा रहा था। सादत खां ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण कर अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और खास तौर पे उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये बहुत बार पूछा गया है। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण करके अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खां ने की थी। सादत खां को ईरानी सैयदों का वंशज माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि सादत खां के जो पूर्वज थे वो ईरान में एक जगह है, उसका नाम है निसापुर, तो वहीं के रहने वाले थे। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सादत खां ने ही उकसाया था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और सादत खां को बुलाया, परंतु सादत खां ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नादिर शाह के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देखें। मैंने कंप्लीट जानकारी दी है नादिर शाह के बारे में उस वीडियो में। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि नादिर शाह को किसने उकसाया था दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए? सादत खां ने उकसाया था। तो फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पे आक्रमण किया और 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य में हुआ था, क्योंकि मोहम्मद शाह ही उस समय दिल्ली का शासक था। मोहम्मद शाह के साथ कौन कौन था? सादत खां, निजाम और मीर बख्शी था। ये युद्ध जैसे ही शुरू हुआ 2-3 घंटे में ही समाप्त हो गया था, क्योंकि मीर बख्शी की हत्या हो गई थी और सादत खां को बंदी बना लिया था। किसने? नादिर शाह ने। तो निजाम को ऐसा लगा कि अब मेरी बारी है, तो निजाम ने क्या किया था कि दोनों के मध्य में, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य में समझौता करा दिया था और 20 लाख रुपए तय हुए थे। जैसे ही ये समझौता हो गया तो उसी समय मोहम्मद शाह ने क्या किया कि निजाम को मीर बख्शी बना दिया था और मीर बख्शी का पद सादत खां भी प्राप्त करना चाहता था। उसे बुरा लगा। उसने क्या किया कि नादिर शाह से कह दिया, तुम तो यहाँ सिर्फ 20 लाख रुपए में ही मान गए, अगर तुम दिल्ली चलो तो 20 करोड़ रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। नादिर शाह ने जैसे ही ये बात सुनी, नादिर शाह ने क्या किया कि 20 मार्च 1739 को वो दिल्ली पहुंचा। उसके नाम के सिक्के ढाले गए, खुतबा भी पढ़ा गया। इसके बाद सादत खां फैजाबाद चला गया और नादिर शाह लगभग 57-58 दिनों तक दिल्ली में रहा। जाते समय नादिर शाह ने क्या किया कि सादत खां को फिर से बुलाया। अब सादत खां को ये डर लग गया था कि दोबारा से बुलाने का मतलब है कि मेरी हत्या करने वाले हैं ये, तो इसीलिए सादत खां ने जहर खा के ही आत्महत्या कर ली थी। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको पूरा इतिहास जानना है नादिर शाह का तो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। सादत खां का शासनकाल 1722 से 1739 के मध्य में था। अब बात करते हैं सफदरजंग के इतिहास पर। सफदरजंग का मूल नाम अबुल मंसूर खां सफदरजंग था, जो सादत खां का दामाद और उत्तराधिकारी था। 1739 में मुगल शासक मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को अवध का नवाब बनाया था।
1748 में मुगल शासक अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया और इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया था। इलाहाबाद का आधुनिक नाम प्रयागराज है। सफदरजंग के शासनकाल में नौकरियां देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया था। सबसे बड़े पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया था किसने? सफदरजंग ने। 1753 ईस्वी में सफदरजंग ने राजा नवाब राय को अपना वजीर बनाया था और 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई थी। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शुजा उद दौला उत्तराधिकारी बना था। सफदरजंग का शासनकाल 1739 से 1754 के मध्य में था। तो यहाँ पे आपको शासनकाल ध्यान रखना है, 1739 से 1754 के मध्य में शासनकाल था। अब बात करते हैं शुजा उद दौला के इतिहास पर। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा उद दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध की चर्चा मैंने 2 वीडियो में की थी। एक की थी अहमद शाह अब्दाली के इतिहास को जब मैं पढ़ा रहा था तब की थी, और दूसरा जब मैंने पेशवाओं के इतिहास को पढ़ाया था तब भी मैंने की थी। इन दोनों में से किसी भी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसमें कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि शुजा उद दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। 1759 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर इमाद उल मुल्क की शत्रुता के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा था। तो शुजा उद दौला ने क्या किया था कि लखनऊ में शरण दी थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। शाह आलम द्वितीय ये मुगल शासक था और अपने वजीर से बहुत डरता था ये, इस कारण इसने दिल्ली छोड़ दी थी और ये लखनऊ में इसने शरण ले रखी थी। किसके यहाँ? शुजा उद दौला के यहाँ ले रखी थी। अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। जीत होने के बाद क्लाइव ने क्या किया था कि शुजा उद दौला से इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र थे उनको छीन के मुगल शासक शाह आलम को दे दिए थे। 1773 में बनारस की संधि हुई और यह संधि नवाब शुजा उद दौला और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य में हुई थी। इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्रों को 50 लाख रुपए में बेच दिया था। अप्रैल 1774 में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां और शुजा उद दौला के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें शुजा उद दौला की जीत हुई थी। और शुजा उद दौला ने क्या किया था कि संपूर्ण रोहिल खंड को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, यानी कि पूरे रोहिल खंड को अवध में शामिल कर लिया था। तो ये रोहिल खंड कहाँ था? रोहिल खंड दिल्ली और अवध के बीच में था। शुजा उद दौला का शासनकाल 1754 से 1775 के मध्य में था। अब बात करते हैं आसफ उद दौला के इतिहास पर। आसफ उद दौला ने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित कर ली थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद में थी। फैजाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित कर ली थी अपनी राजधानी। किसने? आसफ उद दौला ने स्थानांतरित की थी। 1775 में आसफ उद दौला और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य फैजाबाद की संधि हुई, जिसके अनुसार बनारस में अंग्रेजी सेना रखी गई थी। सीधी भाषा में कहें तो बनारस पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसी संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। लेकिन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जॉन मिडल्टन को बेगमों की संपत्ति वसूलने का आदेश दे दिया था। 1784 में आसफ उद दौला ने क्या किया कि मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। आप जो सामने देख रहे हैं ये है इमाम बाड़ा, और इसका निर्माण किसने कराया था? आसफ उद दौला ने करवाया था। आसफ उद दौला का शासनकाल 1775 से 1797 के मध्य में था। आसफ उद दौला के बाद वजीर अली अवध का नवाब बना, जिसका शासनकाल 1797 से 1798 के मध्य में था। अब बात करते हैं सादत अली खां के इतिहास पर। 1801 में सादत अली खां ने बेले अली से सहायक संधि स्वीकार की थी और इलाहाबाद का क्षेत्र भी अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। 1819 में सादत अली खां को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। सादत अली खां का शासनकाल 1798 से 1819 के मध्य में था। अब बात करते हैं गाजी उद्दीन हैदर अली खां के इतिहास पर।
1815 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने गाजी उद्दीन हैदर अली खां को बादशाह की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। गाजी उद्दीन हैदर अली खां के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद अली अमजद अली नवाब बने, लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ था जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसीलिए मैंने इनके शासनकाल के बारे में कोई भी जानकारी का उल्लेख इसमें नहीं किया है, केवल यहाँ पर मैंने नाम का उल्लेख किया है ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं बाजद अली शाह के इतिहास पर। बाजद अली शाह को अवध का अंतिम नवाब माना जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंतिम नवाब किसको माना जाता है? वाजिद अली शाह को माना जाता है। 1754 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1756 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था और वाजिद अली शाह को नजरबंद करके कलकत्ता भेज दिया था। तो ये तो था अवध का इतिहास। मध्यकाल में बंगाल भारत का सबसे समृद्धशाली प्रदेश माना जाता था और 1700 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। क्या बनाया था? बंगाल का दीवान बनाया था। कब बनाया था? 1700 ईस्वी में। और किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को व्यापार करने में छूट प्रदान की थी। देखिए, फर्रुखसियर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी है शाही फरमान के बारे में। औरंगजेब के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। फर्रुखसियर के इस शाही फरमान से अंग्रेजों ने न सिर्फ बंगाल में बल्कि संपूर्ण देश पर कब्जा कर लिया था। शाही फरमान से उन्हें व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पहले बंगाल पे और फिर पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं मुर्शिद कुली खां के इतिहास पर। फर्रुखसियर के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। बंगाल का सूबेदार कब बनाया गया था? फर्रुखसियर के शासनकाल में बनाया गया था। और बंगाल का दीवान किसके शासनकाल में बनाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में बनाया गया था। 1719 में उड़ीसा का क्षेत्र भी मुर्शिद कुली खां को प्रदान किया गया था। मुर्शिद कुली खां ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की थी। तो ढाका कहाँ है? ढाका आधुनिक बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की राजधानी है। तो मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? मुर्शिद कुली खां ने बनाई थी। और मुर्शिदाबाद कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है और भागीरथी हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है ये। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी और किसानों को तकावी ऋण देना भी शुरू किया था। तो यहाँ पे बात करते हैं इजारेदारी प्रथा की। ये क्या थी? देखिए, इजारेदारी प्रथा में क्या होता था कि जो भूमि होती थी वो ठेके पे दी जाती थी और जो व्यक्ति उसकी ज़्यादा कीमत देता था तो उसी को ये भूमि दे दी जाती थी। इसी को इजारेदारी प्रथा कहा गया है। तकावी ऋण क्या होता था? देखिए, तकावी ऋण का मतलब होता है कि अग्रिम पैसा देना, इसी को तकावी ऋण कहा जाता है। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन, जिसका शासनकाल 1727 से लेकर 1739 के मध्य में था, और सरफराज, जिसका शासनकाल 1739 से 1740 के मध्य में था, ये बंगाल के नवाब बने। लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो, तो इसीलिए मैंने केवल यहाँ पे इनके नाम और शासनकाल लिखे हुए हैं। मुर्शिद कुली खां का शासनकाल 1713 से 1727 के मध्य में था। अब बात करते हैं अलीवर्दी खां के इतिहास पर। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खां नाम मात्र के लिए मुगल शासकों के अधीन था। उसने अपने संपूर्ण शासनकाल में कभी भी मुगल शासकों को राजस्व नहीं दिया था। अलीवर्दी खां को मराठों ने चौथ देने पर मजबूर किया था, जिसमें अलीवर्दी खां ने 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देना स्वीकार किया था। देखिए, चौथ क्या होती है? ये एक कर होता था जो कि मराठा राजा वसूलते थे। अगर आपको जानना है
तो मराठा वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से इसकी जानकारी दी है। वैसे चौथ का अर्थ होता है 1/4। जो गैर मराठा राज्य जो होते थे उनसे ये कर वसूला जाता था, और इसके बदले में जो मराठा छत्रपति होते थे वो बाहरी आक्रमण से उस राज्य की सुरक्षा करते थे। इसी को चौथ कहा जाता था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगे, और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में, और ये किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। और किसके संबंध में कहा था? यूरोपियों के संबंध में कहा था। ये अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग विशेष तौर पे याद रखें। किसके शासनकाल में कहा जाने लगा था? अलीवर्दी खां के शासनकाल में कहा जाने लगा था। 1765 में अलीवर्दी खां के बाद उनकी बेटी का पुत्र सिराज उद दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अलीवर्दी खां का शासनकाल 1740 से 1756 के मध्य में था। अब बात करते हैं सिराज उद दौला के इतिहास पर। सिराज उद दौला का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि सिराज उद दौला के बारे में इतिहास में बहुत चर्चा की जाती है। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराज उद दौला ने पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को पराजित करके मार डाला था। पूर्णिया कहाँ है? पूर्णिया आधुनिक बिहार में है। 4 जून 1756 को सिराज उद दौला ने कासिम बाजार पे अधिकार कर लिया था। तो ये कासिम बाजार कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। 20 जून 1756 को सिराज उद दौला ने फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया था, और उसी रात सिराज उद दौला ने 146 अंग्रेजों को एक 18 फुट की लंबी कोठी में बंद कर दिया था। अगले दिन मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। तो आइए यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। 20 जून 1756 को सिराज उद दौला ने क्या किया था कि फोर्ट विलियम अंग्रेजों की एक व्यापारिक कोठी थी कलकत्ता में, जहाँ से वो व्यापार करते थे, तो उस पर अधिकार कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि एक छोटी सी कोठरी थी जो लगभग 18 फुट लंबी होगी, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था सिराज उद दौला ने। अगले दिन जब उस कोठी को खोला गया था तो 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, और इस घटना का उल्लेख J.Z. हॉलबेल ने किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये घटना पूरी तरह से मिथ्य है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई भी व्यक्ति पुष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि 18 फुट लंबी कोठी में 146 व्यक्तियों को भर पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन इसका उल्लेख किसने किया है? J.Z. हॉलबेल ने किया है। सिराज उद दौला ने कलकत्ता का नाम परिवर्तित करके अलीनगर किया था। वैसे कलकत्ता में अलीनगर आज भी एक स्थान का नाम है, और यहाँ पे मैं कलकत्ता यूज कर रहा हूँ, वैसे आधुनिक नाम कोलकाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता के सेठ मानिक चंद्र को घूस देकर जनवरी 1757 में कलकत्ता पे अधिकार कर लिया था। 9 जनवरी 1757 को अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के मध्य में हुई थी। इस संधि से अंग्रेजों को कलकत्ता में किले बनाने का और सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया था। यहाँ पे ये जो डेट लिखी है ये कुछ किताबों में अलग भी आपको मिलेगी। मार्च 1757 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया था। तो चंद्रनगर आधुनिक कहाँ है? आधुनिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में है, और इसका नाम है चंदननगर। पहले चंद्रनगर था, लेकिन आधुनिक नाम चंदननगर है। रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता के व्यापारी अमी चंद्र के माध्यम से सिराज उद दौला के सेनापति मीर जाफर और दीवान दुर्लभ राय तथा कलकत्ता के सबसे बड़े व्यापारी जगत सेठ को षड्यंत्र से अपनी तरफ मिला लिया था। रॉबर्ट क्लाइव को जिसका फायदा प्लासी के युद्ध में हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था, जिसमें सिराज उद दौला की सेनापति मीर जाफर और दीवान दुर्लभ राय ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहाँ पे बात करते हैं प्लासी युद्ध के बारे में। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। ये प्लासी का मैदान आधुनिक कहाँ है?
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में सिराज उद दौला का जो साथ दिया था वो मीर मदान और मोहनलाल ने ही दिया था। और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अंग्रेजी सेना में केवल 3200 सैनिक थे और सिराज उद दौला की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इतिहासकार ही बता सकते हैं। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और सिराज उद दौला की मृत्यु हो गई थी इसी युद्ध में। कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में शासन करने की पहली कामयाबी थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत में सत्ता स्थापित करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिराज उद दौला का शासनकाल 1756 से 1757 के मध्य में था। लगभग 1 वर्ष के शासनकाल में सिराज उद दौला ने अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया था। अब बात करते हैं मीर जाफर के इतिहास पर। प्लासी युद्ध की सफलता के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। इसी समय मुर्शिदाबाद के दरबारी हाजिर तबीयत ने मीर जाफर का नाम रॉबर्ट क्लाइव का गधा रख दिया था। मीर जाफर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति की शुरुआत की थी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बांटो और राज करो की नीति की शुरुआत कब से की थी अंग्रेजों ने? मीर जाफर के शासनकाल से की थी। 1759 में बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य में हुआ था, जिसमें जीत तो अंग्रेजों की हुई थी और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि डचों का पतन होना भी इसी युद्ध के बाद से शुरू हो गया था। बेदरा युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेदरा युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फरवरी 1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चले गए थे और उनकी जगह जे.जेड हॉलबेल को ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। परंतु कुछ समय के बाद ही वेंसीटाट को स्थायी गवर्नर बनाया गया था। मीर जाफर ने क्या किया कि गवर्नर वेंसीटाट का स्वागत नहीं किया। गवर्नर वेंसीटाट ने क्या किया था कि कलकत्ता में स्थित अंग्रेजी कौंसिल को एक पत्र लिखा और उसमें लिख दिया था कि मीर जाफर बहुत क्रूर, क्रोधी, लालची, बिलासी और निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने वाला है। सितंबर 1760 में गवर्नर वेंसीटाट और मीर कासिम के मध्य में समझौता हुआ, जिसमें गवर्नर वेंसीटाट ने मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें कुछ शर्तें भी शामिल थीं। नंबर 1, मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र देना स्वीकार किया था। नंबर 2, मीर कासिम ने अपनी सेना की संख्या को कम करना भी स्वीकार किया था। नंबर 3, मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझेगा। कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजों का दुश्मन है वो मीर कासिम का भी दुश्मन होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये कहाँ है? देखिए, बर्धमान आधुनिक पश्चिम बंगाल में है और मिदनापुर या मेदिनीपुर ये भी पश्चिम बंगाल में है। चटगांव आधुनिक बांग्लादेश में है। अक्टूबर 1760 में गवर्नर वेंसीटाट ने क्या किया कि अंग्रेजी सेना लेकर राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचे। मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया था। मीर जाफर को 15,000 रुपए मासिक पेंशन पर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता भेज दिया गया था। मीर जाफर का शासनकाल 1757 से 1760 के मध्य में था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मीर जाफर का पहला शासनकाल 1757 से 1760 के मध्य में था। मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बनेगा, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अब बात करते हैं मीर कासिम के इतिहास पर। मीर कासिम को इतिहासकार मीर जाफर का दामाद मानते हैं। मीर कासिम को अक्टूबर 1760 में गवर्नर वेंसीटाट द्वारा बंगाल का नया नवाब बनाया गया था। मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद सबसे पहले अपनी सेना का पुनर्गठन किया और इसके लिए एक जर्मन अधिकारी समरू को नियुक्त किया गया था। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर ली थी। मुंगेर आधुनिक बिहार में है। मीर कासिम ने बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए नए कर भी लगाए और पुराने करों में वृद्धि की थी। जून 1763 में मीर कासिम के कहने पर पटना में एक जर्मन अधिकारी समरू ने
एलिस, रामनारायण, जगत सेठ, राय नारायण, उम्मीद राय, राजबल्लभ आदि का कत्ल कर दिया था। किसके कहने पे? मीर कासिम के कहने पे। इस घटना को इतिहास में पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी मीर कासिम के विरोधी थे। समरू ने जिन जिन की हत्या की थी, ये सभी किसके विरोधी थे? मीर कासिम के विरोधी थे। और इस घटना को इतिहास में पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और पटना हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था कि मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने क्या किया कि कुछ सेना लेकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ पहुंच गया, लेकिन शुजा-उद-दौला के पास पहले से ही मुगल शासक शाह आलम द्वितीय मौजूद था, क्योंकि वो अपने वजीर से बहुत परेशान था। शाह आलम द्वितीय के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। शाह आलम का जो शासनकाल था वो 1760 से 1806 के मध्य में था। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 1763 के मध्य में था। अब बात करते हैं मीर जाफर के इतिहास पर। ये मीर जाफर का दूसरा शासनकाल है। पहले शासनकाल के बारे में पढ़ा चुका हूं, अब बात करते हैं दूसरे शासनकाल के बारे में। जुलाई 1763 में मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया गया और नंद कुमार को उसका मंत्री बनाया गया। इसी समय मीर जाफर ने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की विशेष छूट प्रदान की थी। 1764 में मीर कासिम ने क्या किया कि फिर से बंगाल का नवाब बनने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज इसके खिलाफ थे और उसने क्या किया कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई। अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने क्या किया कि बक्सर के मैदान में अपना डेरा जमा लिया था, क्योंकि ये तीनों ये चाहते थे कि मीर कासिम को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया जाए, लेकिन अंग्रेज इसके विरोधी थे। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के हाथों में था, जिसमें बंगाल के नवाब मीर जाफर की सेना भी शामिल थी। 22 या 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन मीर कासिम भाग के दिल्ली चला गया था। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। और इस युद्ध में तीन सेनाएं एक साथ थीं। एक तो मीर कासिम की सेना थी, और दूसरी सेना अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की थी, और तीसरी सेना मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की थी। तो तीनों ने मिलकर किस पे आक्रमण किया था? अंग्रेजों पे। लेकिन अंग्रेजों की सेना में मीर जाफर की सेना थी और अंग्रेजों की सेना थी। जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी, और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर युद्ध को जीतने के बाद भारत में वास्तविक रूप से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होना प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि अब उन्हें हराने वाला कोई नहीं था। और ये बात बिल्कुल सच है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन बंगाल में तो पूरी तरह से स्थापित हो गया था, क्योंकि वो जिसको चाहते थे उसको नवाब बनाते थे और जिसको नहीं चाहते थे उसको नवाब के पद से हटा देते थे। बक्सर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर वेंसीटाट था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि बक्सर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? वेंसीटाट। फरवरी 1765 में बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर वेंसीटाट ने क्या किया था कि मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र नज्म-उद-दौला को बंगाल का नवाब बनाया था। यहां पर नवाब तो बना दिया था, लेकिन नवाब के सारे अधिकार वेंसीटाट ने अपने पास रख लिए थे, और इस तरह से बंगाल में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई थी। सम्राट अशोक के अभिलेखों के अनुसार मैसूर का प्राचीन नाम महेशुरु था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राचीन नाम क्या था? महेशुरु था। 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी, और वाडियार राजवंश के अभिलेखों में मैसूर को महिषासुर नगर कहा गया है। कब कहा गया है?
1612 में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी। और वाडियार राजवंश के अभिलेखों में मैसूर को महिषासुर नगर कहा गया है और महिषासुर का नाम सभी लोग जानते हैं। वाडियार राजा चामराज के शासनकाल में इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद मैसूर में नंजराज का शासन आया जो वाडियार राजाओं के प्रधानमंत्री थे और नंजराज के ही शासनकाल में सबसे पहले हैदर अली का उल्लेख मिलता है। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि हैदर अली का उल्लेख सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? नंजराज के शासनकाल में किया गया था। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी मैसूर के बारे में। मैसूर आधुनिक कर्नाटक में है। अब बात करते हैं हैदर अली के इतिहास पर। हैदर अली का जन्म 1722 में कर्नाटक के कोलार शहर में हुआ था। ये जन्म निश्चित नहीं होते हैं, मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूं। हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद था जो मैसूर के राजा नंजराज के यहाँ एक सैनिक की नौकरी करते थे। 1728 में फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद हैदर अली को उनकी नौकरी प्रदान की गई थी। हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंजराज ने क्या किया था कि 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया था। हैदर अली ने इसी समय खांडेराव नामक एक विद्वान हिंदू पंडित को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। 1755 में ही हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करवाई थी। देखिए डिंडीगुल है कहाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तमिलनाडु में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वहाँ पे एक शस्त्रागार की स्थापना किसने करवाई थी? हैदर अली ने करवाई थी। और कब करवाई थी? 1755 में करवाई थी, क्योंकि डिंडीगुल में जो किला था उसका फौजदार किसको नियुक्त किया गया था? हैदर अली को नियुक्त किया गया था। 1759 में नंजराज ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपत्तनम में स्थानांतरित कर ली थी। देखिए मैसूर भी कहाँ है? कर्नाटक में है और श्रीरंगपत्तनम भी कर्नाटक में ही है। तो वहां पे स्थानांतरित कर ली थी किसने? नंजराज ने। इसी समय मराठों ने क्या किया कि मैसूर पे आक्रमण किया। हैदर अली ने और खांडेराव ने मिलकर क्या किया कि मराठों के आक्रमण को विफल कर दिया था। और इसी से खुश होकर नंजराज ने क्या किया था कि हैदर अली को मैसूर का सेनापति नियुक्त कर दिया था। और 1760 में हैदर अली ने खांडेराव के साथ मिलकर नंजराज का अंत कर दिया था और स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया था। हैदर अली ने मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए बहुत सारा धन दान किया था और अपने सोने एवं तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की आकृतियां अंकित करवाई थी। ये किसने अंकित करवाई थी? हैदर अली ने करवाई थी। हैदर अली को दक्षिण भारत का पहला शासक माना जाता है जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। उससे पहले दक्षिण भारत के किसी भी राजा ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 के मध्य में चला था, जिसमें हैदर अली के विरुद्ध मराठा, निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेनाएं थीं। और इस युद्ध का अंत मद्रास की संधि से हुआ था। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि में एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वचन दिया था, लेकिन 1771 में ही मराठों ने फिर से मैसूर पर आक्रमण कर दिया था और अंत में आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। और इसी युद्ध में हैदर अली घायल हुए और 7 दिसंबर 1782 को उनकी मृत्यु हो गई थी। हैदर अली का शासनकाल 1760 से 1782 के मध्य में था। तो ये तो था हैदर अली का इतिहास और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से वही मैंने बताया है, कोई फालतू जानकारी बिल्कुल बताई नहीं है इसमें। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के इतिहास पर। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 या 1 दिसंबर 1751 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। ये जन्म की तारीख निश्चित नहीं है, इतिहासकारों ने कभी 20 नवंबर लिखा है, कभी 1 दिसंबर लिखा है, तो इसीलिए इसे आप छोड़ दें। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। शेर ए मैसूर का मतलब होता है मैसूर का शेर, और ये खिताब किसने दिया था? हैदर अली ने दिया था टीपू सुल्तान को।
टीपू सुल्तान का पूरा नाम बादशाह नजीब उद्दौला सुल्तान मीर फतेह अली बहादुर साहिब टीपू था। तो ये पूरा नाम किसका था? टीपू सुल्तान का था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली तथा माता का नाम फातिमा फक्र उन्निसा था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान को मैसूर का शासक बनाया गया। टीपू सुल्तान का राज्य अभिषेक दिसंबर 1782 में ही हुआ था और 1787 में टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। मैसूर का शासक बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के जारी किए तथा आधुनिक कैलेंडर भी जारी किए था। आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सिक्के टीपू सुल्तान के हैं। और आधुनिक कैलेंडर भी जारी किया था किसने? टीपू ने। आधुनिक कैलेंडर का मतलब है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो अभी चल रहा है वो जारी किया था टीपू सुल्तान ने। फ्रांसीसी सैनिकों के प्रस्ताव पर टीपू ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी और स्वयं को नागरिक टीपू कहना शुरू किया था। तो फ्रांसीसी सैनिकों के कहने पर क्या किया था टीपू सुल्तान ने कि जैकोबिन क्लब की सदस्यता ले ली थी और नागरिक टीपू स्वयं को कहना शुरू कर दिया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जैकोबिन क्लब की सदस्यता टीपू ने 1797 में ली थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। अपने दूत अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस आदि देशों में भेजे थे। श्रीरंगपत्तनम ये भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। सीधा आप याद रखें कि मैं कर्नाटक के इतिहास की बात कर रहा हूँ तो सारे प्लेस जो हैं वो कर्नाटक के ही हैं। टीपू सुल्तान के दो प्रमुख हिंदू मंत्री पूर्णिया और कृष्णा राव थे। वैसे पूर्णिया और कृष्णा राव के अलावा भी टीपू सुल्तान के पास बहुत सारे हिंदू मंत्री थे, लेकिन प्रमुख जो नाम आता है वो पूर्णिया और कृष्णा राव का आता है। मैंगलोर की संधि मार्च 1784 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के मध्य में हुई थी, जिसमें एक दूसरे के क्षेत्रों और बंदियों को वापस करने पर सहमति हुई थी। परंतु इस संधि से वॉरेन हेस्टिंग्स खुश नहीं था, क्योंकि इस संधि की शर्तें इतनी कमजोर थीं कि वॉरेन हेस्टिंग्स को लगता था कि पूरा कर्नाटक चला जाएगा मेरे हाथों से। इसीलिए लॉर्ड मैकार्टनी से बहुत गुस्सा हुआ था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। शारदा देवी मंदिर के पुजारी के कहने पर टीपू ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शारदा देवी की नई मूर्ति लगवाने के लिए धन भी प्रदान किया था। देखिए ये शारदा देवी मंदिर श्रृंगेरी में है और श्रृंगेरी भी कर्नाटक में ही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के मध्य में चला था और इसका अंत श्रीरंगपत्तनम की संधि से हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम की संयुक्त सेनाओं ने क्या किया था कि टीपू सुल्तान को श्रीरंगपत्तनम के किले में ही घेर लिया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मराठा उस समय अंग्रेजों से बहुत अच्छे इनके संबंध थे, निजाम के भी अंग्रेजों से बहुत अच्छे संबंध थे। इस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंधक के रूप में अपने पास रखा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगता था कि कहीं टीपू सुल्तान आक्रमण न कर दें, इसीलिए उसने क्या किया था कि टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। सर जॉन शोर ने क्या किया कि मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसी कारण सर जॉन शोर को हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता भी माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर ने अपनाई थी। 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि की शुरुआत होती है 1798 से और सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? निजाम ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी। इसके बाद 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने टीपू के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू ने स्वीकार नहीं किया था और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी थी तथा श्रीरंगपत्तनम को चारों तरफ से घेर लिया था। इसी युद्ध को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए रॉकेट आज भी लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसको माना जाता है? टीपू सुल्तान को माना जाता है। और उनके द्वारा जो बनाए गए रॉकेट थे, उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज कहाँ ले गए थे? अपने साथ ले गए थे, और आज भी वो साइंस म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो कि लंदन में है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर के संपूर्ण राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, और टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 के मध्य में था। तो जितना मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने नोट्स की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।